मेंशन कर दे, कर सकते हैं मेंशन। क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक थे, उसी परंपरा में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह उसी परंपरा में थे। बढ़े, गोदान का नंबर नहीं आ रहा, देखिए बहुत दिनों से आप लोग आने नहीं दे रहे गोदान का नंबर किसी भी तरह से। अब गोदान शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी का आज तक का जो है वो यही है, और ये सच में इतना अच्छा उपन्यास है। मैं इसको जब पढ़ता हूँ, जैसे मैंने परसों फिर इसको एक बार सोचा कि पढ़ लेता हूँ, लगभग सारा पढ़ा परसों रात को, तो हर बार पढ़ने पर इसमें कुछ ऐसी नई चीजें मिलती हैं जो पहले कभी ना देखी हूं। जब गहराई होती है ना किसी लेखक में, तो उसको समझने के लिए भी आपको उसके लेवल पर धीरे धीरे आने का मौका मिलता है। हर बार कुछ नया मिल जाएगा उसी उपन्यास को पढ़ने में। तो गोदान आज के समय में हिंदी का सबसे अच्छा उपन्यास कहना शायद मुश्किल है, पर हिंदी का सबसे महान उपन्यास गोदान ही है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे अच्छा होना और सबसे महान होना दो अलग अलग बातें हैं। महानता का संदर्भ यह है कि किसी रचना ने अपनी पूरी परंपरा में कितना योगदान दिया, क्रांतिकारी योगदान दिया। और महानताएं बनने के बाद जो पहले हो चुका है उसको देखने के बाद उससे अच्छा लिख देना, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती है। बैकग्राउंड में चीजें महान ना हो तब कुछ बड़ा कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गोदान को लेकर आपको जो नोट्स मिले होंगे, कल मिले थे ना, हमने उसमें सारे प्रश्न भी आपको दे दिए हैं ताकि प्रश्न लिखने का भी बोझ आपके ऊपर ना पड़े। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि गोदान आप सब पढ़ चुके हैं। तो अब गोदान की कहानी तो हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं गोदान के कुछ पृष्ठ आपको कुछ चीजें पढ़ के समझाना चाह रहा हूं कि इसको समझने का तरीका क्या है। देखिए, अच्छे लेखक की पहचान ये होती है कि उसका उपन्यास का कथानक पूरा बंधा हो आपस में। और जब कोई लेखक महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखे, ये महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। और इसका मतलब यह है, महाकाव्यात्मक उपन्यास का सरलतम मतलब यह है कि गोदान में उस समय के समाज का संपूर्ण सच विद्यमान है। अगर आपको 1936 के उत्तर भारत के या उत्तर प्रदेश के भारतीय समाज को समझना हो तो आप गोदान को पढ़ लीजिए। 50 किताब पढ़ जैसे गोदान को पढ़िए और समाज को समझ लीजिए। अगर कोई उपन्यास अपने समाज की ऐसी तस्वीर बन सके तो उसको बोलते हैं महाकाव्यात्मक उपन्यास। और गोदान हिंदी का मतलब झूठा सच के अलावा इसी उपन्यास को मुख्य रूप से हम ये दर्जा देते हैं। अब गन्ना, ऊख मतलब गन्ना। अब इस उपन्यास में इतनी सारी कहानियां हैं। जब कहानियां बहुत सारी होंगी तो लेखक के सामने चुनौती है उन सबको जोड़ना आपस में, और शुरू में ही हिंट करना कि कहानियां कौन कौन सी हैं। जैसे दिव्या में क्या प्रयोग हुआ, शुरू में ही एक नृत्य कार्यक्रम है, उसी में सारे पुरुष योद्धा एक साथ आ गए, सारी नायिकाएं एक साथ मिल गई, वहां पर मल्लिका भी आ गई। फिर जो सारे बड़े लोग समाज के हैं, ताकतवर लोग हैं, वो भी बैठे हुए हैं। मारिश को लाना था उसको भी ले आए, और जो सब्र चिमुक थे उनको भी लाना था उनको भी लेके आ गए। एक ही अंक में कोशिश करके सारे प्रमुख चरित्रों को शुरू में लाके रख दिया ताकि पाठक का एक परिचय हो जाए कि कौन कौन से पात्र इस रचना में आने वाले हैं, और फिर वो स्टेबल होकर उनको समझ सके। गोदान का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप इसके शुरू के 10-12 पेज पर ध्यान देंगे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और इस पर एक खूब सवाल आता है मनोविज्ञान का प्रयोग, वो भी आपको इसमें दिखेगा। शुरू के पेजेस में लगातार दिखेगा, शुरू में ही दिखना शुरू हो जाएगा। गोदान है आपके पास? सीधी शुरुआत है बिना किसी बैकग्राउंड के। होरी राम ने दोनों बैलों को पानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। आपको पता लगा अच्छा अच्छा होरी नाम का आदमी है और उसकी स्त्री धनिया है, ये पता लग गया। और दोनों के बीच में हंसी मजाक होना शुरू हो गया, थोड़ा झगड़ा भी होना शुरू हो गया पहले पेज से। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। मतलब सामंत लोगों से दबा हुआ है, खूब शोषण होता है। इसको लगता है कि जमींदार से मिलता रहूंगा तो जान बची रहेगी। पत्नी को लगता है क्या ड्रामा करते हो यार। पत्नियों को आमतौर पर ऐसा लगता है अलग अलग वजहों से, तो इसको भी ऐसा लग रहा है। और ये क्या क्या कह रही है, धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाए।
और इससे एकदम पहले वो क्या बोल रहा है घोरी, जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। मतलब उपन्यास शुरू हुए भी 10-12 लाइन हुई है और आपको दोनों का चरित्र समझ में आ गया कि होरी है दब्बू टाइप का आदमी, दब जाता है, सब में सिर्फ करेक्टर है, और धनिया है दबंग, दबंग 3 है ना, हुड हुड दबंग टाइप की है। अभी तो पुलिस वाले का जो हल करेगी वो उसके बाद देखिए दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल जाएगी। चंडी का अवतार है, साक्षात दुर्गा का अवतार है वो तो, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हैं। प्रेमचंद का ये आखिरी पूर्ण उपन्यास है, इसके बाद मंगलसूत्र शुरू किया जो पूरा नहीं कर पाए, और मंगलसूत्र एक लेखक की कहानी है जिसके सामने बहुत सारे द्वंद्व हैं पर पूरा हो नहीं पाया। जैसे समझने के लिए इसी पेज पर देखिए तो धनिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कितनी भी मेहनत कर लो पैसा बचता बचता है नहीं, गरीबी रहती ही है। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की, ठीक है। अब एक काम कीजिए, उपन्यास का आखिरी पेज निकालिए, आखिरी पेज से एक पेज और पीछे निकाल लीजिए। मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं, आप बताइए मिला कि नहीं मिला। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, मिला, यहां से एक पैरा शुरू हो रहा है, मिल गया। अरे वहां दीवार पे नहीं मिलेगा भाई, लाइन ही हो क्या नॉवल, याद है, याद है, बाप रे बाप, गजब, एकदम याद हो गया। तो देखिए, धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे। पहले पेज पे 3 मरे थे, लास्ट में 2 मरे। भाई पहले पे 2 होते, लास्ट में 3, फिर भी समझ में आता कि एक बीच में मर गया होगा। लेकिन पहले पेज पे 3 मरे और अंत में 2 मरे, तो एक तकब्बुर तो है नहीं लेखिका कि पैदा हो गया फिर से बच्चा। क्या कहेंगे इसको आप? कुछ व्याख्या करना चाह रहे हैं? क्या व्याख्या हो सकती है इस बात की कि तीसरी बालिका होगी जो मरी होगी? वाह। तो कहते हैं कि इस किताब में प्रेमचंद अपने अंतिम दौर में बहुत बारीकी से चीजें देख नहीं पाए, ऐसी कुछ और मिस्टेक्स भी मिलेंगी आपको उपन्यास पढ़ते हुए। खैर, उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। आखिरी पेज पे देखिए, होरी मर रहा है, मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़कर कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। 3 बच्चे मरे क्योंकि डॉक्टर नहीं आ पाया था, अंत में पति भी मर रहा है क्योंकि डॉक्टर नहीं आ पाया। ये यथार्थवाद का संकेत है कि रचना की शुरुआती स्थिति में और रचना की अंतिम स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है, चीजें जैसी थी वैसी ही हैं। उसकी भी अभी उम्र क्या थी, पहले पेज पर 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे। यहां होती तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का आंदोलन कर रही होती कि 36वां ही तो है, 2 अटेम्प्ट और दे तो क्या हो गया। और गांव में देखिए 1936, मतलब 20वीं सदी का भी 36वां साल है, धनिया की उम्र का भी 36वां साल है। 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहूं रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, विद्रोह से भरी हुई। इसका जिंदगी एकदम चौपट टाइप की है, उसको मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, गरीबी की वजह से। 36वें साल में देखिए बेचारी देह भी ढल गई है, दिख भी नहीं रहा है, सुंदर रंग भी संवला गया है। जब धूप में रहेगा तो रंग संवला ही जाएगा उस बेचारे का। और बड़े शहरों में 36वां साल तो लगता है कि अब विवाह की योग्य आयु हुई है।